हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में अब तक जो है हमारी जो वितान भाग 2 बुक है उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, अतीत में दबे पाँव। चैप्टर का नाम क्या है? अतीत में दबे पाँव। और इसके लेखक कौन है? ओम थानवी जी इसके लेखक हैं। अतीत में यानी कि ये अब आप अतीत आपको किस तरफ लेके जाता है? भूतकाल की तरफ। वर्तमान काल में आप अभी रह रहे हैं, भविष्य काल अभी कोई जानता नहीं है। तो हमारा जो अतीत होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे भूतकाल से, हमारे बीते हुए समय से। तो अतीत में दबे हुए पाँव, यहाँ जो इस पाठ में ओम थानवी जी हैं वो एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 बड़े महानगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है, उस सब के बारे में जो है आप यहाँ पढ़ोगे कि लेखक ने यहाँ वहाँ पर हुई खुदाई के बारे में, वहाँ के नगर नियोजन के बारे में, यहाँ पर खुदाई में क्या क्या मिला है, कैसा वहाँ का माहौल था और इन सब चीज़ों का आज हमारे वर्तमान समय में कितना महत्व रहा है, इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सार बता देती हूँ। अतीत में दबे पाँव जो है एक प्रसिद्ध साहित्यकार ओम थानवी जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। तो ये ओम थानवी जी का क्या है? यात्रा वृतांत है कि वो वहाँ घूमने गए थे और उन्होंने वहाँ पर जैसे जैसे यात्रा की, जैसे जैसे वो घूमे, उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। वे पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर जो है अतीत की सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उन्हें देखकर जो है साहित्यकार अपनी कल्पनाओं को साकार करने में, उन्हें एक रूप देने की जो है चेष्टा कर रहे हैं कि चीज़ों को देख देख कर जो है वो जैसा सोचते हैं उन सबको जो है एक साकार रूप, एक आकार देने की चेष्टा कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के 2 सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए शहर हैं। वे मोहनजोदड़ो को जो है ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। ताम्रकाल यानी कि तांबे का। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने ज़माने की राजधानी जैसा रहा होगा। यहाँ की रसोइयों में भी जो है अभी खाने की गंध महसूस होती है। और क्या बताया है पाठ में? ये तो मैं अभी आपको एक शॉर्टकट में बताऊंगी, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में आराम से समझ आ जाएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा जो है बौद्ध स्तूप का यानी कि बौद्ध भगवान का बताया गया है। अब वह केवल मात्र एक टीला बनकर ही रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं और इस हिस्से को ही जो है पुरातत्व के विद्वान गढ़ भी कहते थे। ये गढ़ कभी न कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो गढ़ होता है, एक स्थान जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, वहीं पर जो है राजा लोग बैठकर न्याय करते थे, धर्म की चर्चा करते थे, इसलिए उसे राज सत्ता और धर्म सत्ता का केंद्र माना गया है। और क्या है, यहाँ पर कई प्रकार के भवन, इमारतें, ज्ञानशालाएं भी देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना जो है नगर नियोजन का एक अनोखा प्रमाण है। यहाँ की जो सड़कें हैं अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार यानी कि आज के जो इंजीनियर हैं वो इसे ग्रिड प्लान के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे जो है उच्च वर्ग के लोगों की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे जो है 5 किलोमीटर दूर सिंधु
नदी बहती है। और क्या मिला है, महाकुंड के उत्तर पूर्व में जो है एक बहुत लंबी इमारत के खंडर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके साथ साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे। ये कमरे और बरामदे जो हैं धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय भी कहा जा सकता है। और क्या बताया गया है, पूरब में बसी बस्ती जो है वो अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में जो है अमीरों की बस्ती को पश्चिम में माना जाता है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएँ, इसलिए उसे जो है अमीरों की बस्ती भी कहा जाता है। और क्या है, शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क भी पाई गई है। शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ एक समानांतर ढकी हुई नालियाँ। बस्ती में ये नालियाँ इसी रूप से हैं। प्रत्येक घर में एक स्नान घर भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। और क्या है, घरों की खुदाई से जो है एक दाढ़ी वाले याजक नरेश, एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है, खंडर हो चुकी है। नगर के पश्चिम में जो है एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है। रंगरेज यानी कि कपड़े रंगने वाला, जिसे अब सैलानी बड़े चाव से, यानी कि जो लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते हैं उसे वो जो है बड़े चाव से, बड़े शौक़ से देखते हैं। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियां और दरवाज़ों पर छज्जों के निशान नहीं हैं। आप देखते हो कि हम एक बालकनी सी, एक मंडेर सी बना लेते हैं जिसे छज्जा कहा जाता है। गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कैड़ी धूप नहीं पड़ती थी। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। उस समय में जो है अच्छी खेती होती थी। और क्या है, मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर लेखक को अपने राजस्थान का भी ख्याल हो आया। राजस्थान और सिंधु गुजरात की दृश्यावली एक जैसी ही है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताज़ा हो गई है। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई है, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। रेगिस्तान में जहाज और हवा के जहाज का यह एक ऐतिहासिक गठजोड़ है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अब दुल्हन की सवारी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का प्रयोग कहीं होता होगा। और क्या है, लेखक के मेज़बान में उन्हें मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी घुमाया। जब लेखक सिंधु घाटी की सभ्यता में घूमने गए थे तो उन्होंने जो है वहाँ के अजायब घर की भी सैर की थी। यह एक छोटा सा अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम, जिसमें सामान भी कम ही था। वैसे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीज़ों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी, परंतु इस अजायब घर में जो चीज़ें रखी गई हैं उन्हें देखकर सिंधु घाटी की सभ्यता की ठीक से झलक मिल जाती है। इस अजायब घर में रखी चीज़ें एक और तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सभ्यता में औजार मिलते हैं, परंतु हथियार कहीं भी नहीं है। लोग जो है जिन साधनों का प्रयोग करते थे वो अपने काम के लिए करते थे, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करते थे। अगर कुछ चीज़ों का हथियार भी मान ले तो वे राजतंत्र के हथियारों जैसे नहीं। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अनुशासन तो ज़रूर था, परंतु ताकत के बल पर नहीं था। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी का उसका सौंदर्य बोध
जो है वो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। मतलब क्या है इस बात का कि ना तो वहाँ किसी एक राजा का अधिकार था, ना ही ये किसी धर्म का अधिकार था, बल्कि समाज के लोगों के लिए जो अच्छा होता था उसी के बारे में सोचा जाता था। अजायब घर में रखी हुई बहुत सारी सुइयों से यह अनुमान हो जाता है कि बारीक कशीदेकारी के काम आती होंगी। ये एक प्रकार की कढ़ाई है। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है। वहाँ सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के और नमूने हासिल नहीं हो सकते। इसलिए मौजूदा खंडरों और अवशेषों को बचाकर रखने की चुनौती और जिम्मेदारी जो है वो हम सब पर है। तो इस पाठ में जो है हम यही पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें क्या क्या मिला है, वहाँ पर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किन किन साधनों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता था।